चलो, तो हमारा आज का टॉपिक जो लास्ट बचा हुआ है दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम लोगों ने अभी तक बायोडाइवर्सिटी पढ़ी है, उसमें क्या क्या हम लोगों को पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं वो हमने पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, यानी जो नॉर्मल सी चीज है, लॉस हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है जितनी भी स्पीशीज का, उसके पीछे क्या रीजंस हैं और उसको हम लोगों को क्या बोलते हैं कि कैसे अब बचाना है। लॉस हो रहा है वो हम सबको पता है, अब हमारे लिए मेजर कंसर्न है कि उसको बचाना है, क्योंकि क्यों बचाना है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या रोल प्ले करता है जब बायोडाइवर्सिटी हम लोग इकोसिस्टम में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट यही आता है कि व्हाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है। तो हमारे पास इसके लिए 3 डिफरेंट टाइप के रीजंस आते हैं, जिसमें हमारे 3 डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं कि हमें क्यों बचाना चाहिए। लोग 3 तरीके के अप्रोचेस जो देते हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन जो है ये वर्ड यूटिलिटी से बना हुआ है, तो यूटिलिटी इज यूसेज, और नैरोली का मतलब है कि हम अपने माइंड को थोड़ा सा नैरो रखते हैं, डायरेक्ट जब किसी का बेनिफिट देखते हैं तो उसको हम नैरोली यूटिलिटेरियन कहेंगे। तो इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को इसीलिए कंजर्व करना है क्योंकि हमें इकोसिस्टम से, अपनी बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? हमें फूड मिलता है, हमें फायरवुड मिलती है, हमें फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब हमें किस चीज से मिलते हैं? हमें अपने बायोडाइवर्सिटी, हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जैसे कि 25% से भी ज्यादा जो ड्रग्स अभी मार्केट में बिकते हैं वो प्लांट्स से निकाले जाते हैं, ठीक है, जिसमें कंट्रीब्यूशन लगभग 25,000 प्लांट्स का होता है। 25,000 के आसपास ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें से ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो हैं वो निकाली जाती हैं और यूज की जाती हैं। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि स्टिल कितनी और ज्यादा एक्सप्लोर करनी बाकी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अभी एक बहुत बड़ा रेशो प्रोपोर्शन है जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो वो भी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो क्योंकि टाइम के साथ साथ हम लोग और ज्यादा विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि अभी हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी के लिए उनको और ज्यादा एक्सप्लोर करना है। जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा हम लोग यूज जो है उसका वो जान पाएंगे, ठीक है, और उतने ही बेनिफिट्स हम लोग अपने इकोसिस्टम से ले पाएंगे। तो ये पहली अप्रोच होती है जो हमारी कहते हैं कि नैरोली यूटिलिटेरियन, बिकॉज environment, the biodiversity is providing us direct benefits, so we need to conserve our biodiversity. सेकेंड हमारा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं कि क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एज अ होल इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे, उसको ठीक से नहीं रखेंगे, तो हमारा खुद का जो क्या बोलते हैं सर्वाइवल है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो ब्रॉडली में कैसी चीजें आती हैं कि जैसे डायरेक्ट अब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे अमेजोन फॉरेस्ट हैं या दूसरे जो भी फॉरेस्ट हैं, सभी ट्रीज हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? बट ऑक्सीजन का कोई डायरेक्टली पैसा तो नहीं देना पड़ रहा। तो ऐसी चीजें जिनके लिए हम लोग डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं प्रोवाइड कर रहे, ऑक्सीजन मिल रही है उसका कोई पैसा नहीं है, पॉलिनेशन होता है उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, बारिश होती है उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, उसकी वजह से ही सारा सिस्टम चलता है, ठीक है, सोलर एनर्जी मिलती है हमें, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो ये सब चीजें हैं कि अगर इन्हीं चीजों को प्राइस टैग लगाया जाए तो ये इतनी ज्यादा महंगी पड़ जाती हैं जो कि नेचर हमें फ्री में दे रही है। तो इसीलिए हम लोगों को नेचर को कंजर्व करने की जरूरत है। उसके बाद कुछ एस्थेटिक प्लेजर्स, इंटेंजिबल बेनिफिट्स, जैसे कि अगर तुम फॉरेस्ट के थ्रू जाओगे, गुजर के जाओगे, कितना अच्छा लगता है, फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, देखने में अच्छा लगता है,
छूने में अच्छा लगता है। तो ये प्लेजर्स जो हैं ये सब तो कहीं से भी नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना ब्रॉड माइंडेड होके उसकी यूटिलिटी को समझना है, और ये अप्रोच हमारी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच कहलाती है। थर्ड हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि हम लोगों की एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है कि जो हम लोगों को अपने एंसेस्टर्स से मिला है, कि हम लोगों को भी पिछली जनरेशन से एक नेचर मिली है जिसको हम यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज मिले हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन रिसोर्सेज को हम लोग एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन के यूज के लिए छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की, हर स्पीशीज की अपनी एक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसीलिए वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग, कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम लोग उनका ध्यान रखें, हर स्पीशीज का। और जो भी हमारी बायोलॉजिकल लीगेसी है, लीगेसी इज हमें जो अपने पिछली जनरेशन से मिलती हैं चीजें, उन्हें हम लीगेसी, हमारी जो क्या बोलेंगे, एक तरीके से जो भी क्या टर्म बोलते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, तो वो लीगेसी जो है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ठीक रहे, तो उसको हमें पास ऑन करना है। जो हमें मिला है वो हम आगे पास ऑन करें, इसीलिए ये हमारी एथिकल ड्यूटी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, ये तीन तरीके के हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहला तो देखिए कि हमें क्यों कंजर्व करना है। नेक्स्ट है कि हाउ करना है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे कंजर्व करना है, कंजर्व करने के तरीके क्या हैं। तो उसके लिए हम लोग दो तरीके की अप्रोचेस देखते हैं। अगेन, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या है? किसी की आवाज आ रही है शायद, प्रिंस नाम से कौन है? म्यूट करो बेटा अपना। कोमल बेटा म्यूट करो अपना। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या है? इन सीटू का मतलब है इन साइट, जो जैसा जहां है इन द साइट उसी जगह पे उसको कंजर्व करो, दैट वुड बी कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में तुम्हें क्या करना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है उसके प्लेस पे उस एरिया को ही पूरे को कंजर्व कर दो, कि बाहर से कोई उसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस ना कर सके। तो उस पूरे को ही तुम्हें बचा के रख देना है, कंजर्व कर देना है। जब तुम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? अप्रोच इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। जब तुमने पूरा इकोसिस्टम, जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है, उसी को प्रोटेक्ट कर दिया, तो हर लेवल पे उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप कंजर्व हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे इन सीटू कंजर्वेशन वाली जगहों को, कि ऐसी कहाँ जगह हैं? ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का नंबर पाया जाता है, कि वहाँ पे स्पेशली बहुत डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और प्लस ज्यादा होने के साथ साथ एंडेमिक स्पीशीज वहाँ पे ज्यादा है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब है कि वो स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, वो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ऐसे एरियाज को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। फिलहाल जो वर्ल्ड वाइड है वो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स प्रेजेंटली मौजूद हैं। पहले 25 थे, बाद में 9 और उसमें ऐड किए गए, तो टोटल मिला के 34 हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हॉटस्पॉट के, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा और जो हिमालय रीजन्स हैं, ये सभी इंडियन हॉटस्पॉट्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्योंकि हॉटस्पॉट्स जो हैं उसमें स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसीलिए अगर आप एक छोटा सा एरिया भी कंजर्व करते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज जो आप कंजर्व कर सकते हो वो कहीं ज्यादा हो जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे एरियाज को हम लोग क्या बोलेंगे जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, नेशनल पार्क्स बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जिनको हम लोग अलग अलग
सिर्फ डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, इनका कितना एरिया हम लोग लेते हैं और उसमें किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करते हैं, उसके ऊपर इनके नाम जो है वो डिपेंड करते हैं। इंडिया के अंदर फिलहाल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के ही हैं जो कि सेक्रेड ग्रोव्स कहलाते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स क्या है कि जो लोकल रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखते, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पूरा एरिया प्रोटेक्ट रहने की वजह से उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप से कंजर्व और प्रोटेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल कई बार पूछने के लिए आ जाते हैं कि सेक्रेड ग्रूव्स क्या हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खासी जैंतिया हिल्स मेघालय में है, राजस्थान की अरावली हिल्स में है, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र में सरगुजा, चंदा और बिस्तर एरियाज जो हैं एमपी के, ये सभी सेक्रेड ग्रूव्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये था हमारा इन सीटू कॉन्जर्वेशन। इन सीटू में हम लोगों ने क्या किया है कि जो जहां है उसका एनवायरमेंट ही प्रोटेक्ट कर दो पूरा पूरा, तो वो अपने आप ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट हो जाएंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन देखते हैं। एक्स सीटू का मतलब है एक्स वहां से हटाओ, साइट, जो भी साइट है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसको वहां से हटाओ और एक प्रोटेक्टेड एरिया में लेके जाओ, उसकी केयर करो जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सके। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन इज अप्रोच इन्वॉल्विंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग ऑफ थ्रेटेन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्पेशल सेटिंग्स। स्पेशल सेटिंग्स में क्या है कि तुम लोग उसको बना बनाया फूड दोगे, उसके बाद प्रोटेक्शन दोगे, ठीक है, उसे हैबिटेट दोगे, रहने की जगह दोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा ही प्रोवाइड करना है ताकि वो मोस्ट कंफर्टेबल कंडीशन में अपना सरवाइव कर सके। एग्जाम्पल क्या है, जो जू हम लोग देखते हैं, जोलॉजिकल पार्क्स जिन्हें कहते हैं, वो एग्जाम्पल हैं एक्स-सीटू कंजर्वेशन के, कि वहां पे जो एनिमल्स जिनका नंबर बहुत कम रह गया और हमें लगता है कि अगर हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो और कम हो जाएगा, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, वहां से उठा के लाते हैं, स्पेशल सेटिंग्स में रखते हैं, स्पेशल केयर देते हैं और तब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स भी एग्जाम्पल है जहाँ पे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब एग्जाम्पल हैं एक्स-सीटू कंजर्वेशन के। अब ये तो पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स को बात हुई। अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो हमारे पास ऐसी भी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग गैमीट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं वायबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड्स के लिए। जब हम चाहें तब उसको यूज कर सकते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। ये जो टेक्निक्स हैं इनको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो चैप्टर 2 में भी हमने एक बार पढ़ा है कि हम लोग लो टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, पोलेंस हैं, इन चीजों को हम लोग फर्टाइल कंडीशंस में प्रिजर्व करके रखते हैं और जब हम चाहते हैं तब एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है लैब कंडीशंस के अंदर। तो ये हुआ एनिमल्स के लिए जिसमें हम गैमीट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं वायबल कंडीशन में। फिर हम लोग प्लांट्स को भी कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की मेथड से, जिसमें सीड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग और पोलन्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। पोलन बैंक्स थे, सीड बैंक्स थे, ये सब क्या है, ये सब प्रोटेक्शन के लिए तरीके हैं। अब ये सारा हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल कंसर्न देख लेते हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो अभी तक मेजर 2 समिट्स हुए हैं। पहला कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, अर्थ समिट। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनीरो में 1992 में। किस लिए हुआ था, उनका एम क्या था, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो और इसका यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल तरीके से करो। सस्टेनेबल तरीके से करने का मतलब कि आप तो यूटिलाइज करो ही, ठीक है, लेकिन इस तरीके से यूटिलाइज करो कि अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सब कुछ अभी खत्म कर लेना, फ्यूचर जनरेशंस फिर बाद में हमें गालियां दें कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो सस्टेनेबल कि इतना ही हिसाब से एक्सप्लोर करना है कि चीजें सस्टेन्ड रहें, ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
तो फर्स्ट टाइम 1992 में हुआ था, उसके बाद हुआ है ये 2002 में। अराउंड 10 इयर्स बाद वर्ल्ड समिट हुआ, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके करंट रेट को डिक्रीज किया जा सके। ठीक है, इसमें लगभग 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि हाँ हम ऐसा करेंगे, अपने अपने कमिटमेंट्स, और 2010 तक उनको अचीव करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। इसके साथ हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में पूरा किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो भी मैंने पिछली 3-4 क्लासेस ली है, तो वो पूछ सकते हो।